तो पहले हमारा देश कब आजाद हुआ था? किसी को पता है? हमारी कंट्री कब फ्री हुई थी, आजाद हुई थी? कोई डेट पता हो किसी को? 15 अगस्त 1947। क्या बात है, वेरी गुड। 15 अगस्त आती है ना, सभी को पता, ये तो पता है ना छुट्टी होती है 15 अगस्त को, और लगता है मेरे जैसे को आदों को ये भी नहीं पता भी वो किस चीज की होती है। भाई 15 अगस्त है, ये 15 अगस्त है। एक 26 जनवरी का बहुत पता है भी, 26 जनवरी को भी छुट्टी होती है, लेकिन ये नहीं पता भी क्यों है वो। 15 अगस्त को बेटा हमारा देश आजाद हुआ था। हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था बहुत साल, वो 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा हमारा देश। और जो देश को आजादी मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली। ठीक है जी। ये नहीं है कि एक दिन में हमें फ्रीडम थी वो मिल गई, ऐसा नहीं है। हमें फ्रीडम के लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ा है, लंबा संघर्ष किया हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे वो भगत सिंह है, उधम सिंह है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, बहुत सारे थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारा सैक्रिफाइसेस किए, बहुत सारा उनका रूल प्ले किया देश को आजाद कराने में। तो ये हम इसको भूल नहीं सकते, वी विल नेवर फॉरगेट इट। ठीक है जी। अब क्या है जी, अब ये नहीं है कि ये सिर्फ भी एक दिन का स्ट्रगल करने से हमें जो फ्रीडम थी वो मिल गई, ऐसा नहीं है। हमें स्ट्रगल मिली है, काफी लॉन्ग प्रोसेस से, लंबे संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद हमें फ्रीडम प्राप्त हुई है। तो 1857 1857 में भी हमारे देश के जो उस समय के लोग थे उन्होंने भी आजादी के लिए स्ट्रगल किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। वो उस समय किसी की रीजन वजह से ना, कुछ हमारे देश के जो लोग थे उन्होंने सभी ने साथ नहीं दिया, इसकी वजह से वो क्या हुआ भी, हमें वो फ्रीडम नहीं मिल सकी उस समय। अब क्या है जी, अब इसी के अभी उसके बाद हमें फिर हमारे जो लोग थे देश के, उन्होंने फिर स्ट्रगल किया, काफी संघर्ष किया, फिर हमें फ्रीडम मिली। अब चैप्टर है जी हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। सहज ये बेटा पहला रीड करना पैरा। हाँ सहज Indian freedom struggle, the first war of independence. The reason of the resistance come to an end in early 18th country when kings started leaving behind weak and incomplete attacks. Their path followed and Mughal by the प्रदीप तेरे घर से बेटा आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, म्यूट करो अपने आप को। मैं रीड करता हूँ। जब आपके घर से आवाज आती है ना बेटा, तो आप अपने को म्यूट कर लिया करो, फिर यहाँ तक आवाज नहीं आती, क्लास डिस्टर्ब नहीं होती उससे। The reason of the Mughal dynasty came to an end in the early 18th century when King Aurangzeb died, leaving behind weak and incompetent successors। देखिए उसने, ये देखिए कि मैप है, ये मैप है इंडिया का, और ये है औरंगजेब बादशाह। तो जो रेड वाला एरिया है सारा इसी के अंडर आता था उस समय, फिर अंग्रेजों के अंडर आ गया सारे का सारा, बताएंगे बाद में। उसने ये बोला भी जब मुगल डायनेस्टी का, मुगलों का 18वीं सदी के अंदर जो राजा था औरंगजेब, उसकी डेथ हो गई। वो अपने पीछे एक कमजोर और उत्तराधिकारी छोड़ के गया जो इनकम्पिटेंट थे, वो कंपटीशन नहीं कर सकते किसी के साथ भी।
There were revolts against Mughal emperors by the Marathas, the Sikhs and the Jats. तो वहां पर मुगलों के खिलाफ जो मुगल बादशाह थे उनके खिलाफ मराठों ने, सिखों ने, जाटों ने विद्रोह कर दिया। The country soon broke up into smaller territories. उसके बाद ये जो देश था कई टुकड़ों में बट गया था, टुकड़े हो गए थे, कईयों ने अपनी जो रियासत थी वो कायम कर ली थी। ठीक है जी। अब जो पढ़ेगा बच्चा उसका नाम है तरनजोत कौर। बेटा एक पैरा पढ़ना है आपको। Okay. India had trade contacts from ancient times with many countries like Greece, Rome, Arabia, Persia, Egypt, Java, Sumatra, Burma, Ceylon, etc. In 1498, Vasco da Gama, a Portuguese explorer, found a sea route to India from Europe. He landed at Calicut in Kerala and started trading from there. Gradually, the Portuguese took control of the west coast by setting up trading centers at Kochi, Kannur, and Calicut. ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। इंडिया हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम एशियन टाइम्स with many countries like Greece, Rome, Arabia, Persia, Egypt, Java, Sumatra, Burma, साइलोन। देखिए इंडिया के जो ट्रेड के कॉन्टैक्ट है ना बेटा, ट्रेड होता है व्यापार। इंडिया पुराने समय से दूसरे देशों से, विदेशी देशों के साथ बिजनेस करता था, व्यापार करता, ट्रेड करता था। और वो बहुत सारे देश थे उसके अंदर आता था। ग्रीस आ गया, रोम आ गया, अरब आ गया, पर्शिया आ गया, इजिप्ट आ गया, जावा, सुमात्रा, बर्मा, सिलोन। इन 1498 1498 के अंदर वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था, खोज करता था, एक्सप्लोरर था। फाउंड ए सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। उसने एक सी रूट ढूंढा, कहां से? यूरोप से इंडिया के लिए सी रूट, यानी कि उसने समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था। ही लैंडेड एट कालीकट इन केरला। वो केरल में पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पर। एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्रॉम देयर। और वहीं से उसने अपना जो बिजनेस था वो शुरू कर दिया था। Gradually, the Portuguese took control of the west coast by setting up trading centers at Kochi, कानपुर and कालीकट। देखिए जल्दी से फिर क्या हुआ, जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपना बिजनेस, गुड मॉर्निंग, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने अपने ट्रेडिंग के सेंटर बना लिए। कहाँ पर उनका ट्रेडिंग के सेंटर बनाए? उन्होंने कंट्रोल किया जी वेस्ट कोस्ट को, पश्चिमी किनारे को, बाय सेटिंग अप ट्रेडिंग सेंटर्स। कोची में बनाया, कानपुर में बनाया और कालीकट में उन्होंने अपने सेंटर बना लिए। कन्नूर, कालीकट नहीं, सॉरी कन्नूर, कलकत्ता नहीं है ये, कानपुर नहीं है, कन्नूर है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने ट्रेडिंग के सेंटर बनाए थे। ठीक है जी। अब अगला बच्चा है जो रीड करेगा इसको, अभिलाषा। मुझे तुमसे बहुत आशा है बेटा, यहां से रीड करो आप। सर ओके। हाँ जी। These trading centers were called companies. These companies brought Indian spices, cotton, tariff and other material which were sold at higher price in European and America. By the early 18th century, the Portuguese were replaced by the companies of England and France who came into India. Their trades flourished in India, adapting the Europeans to settle here. This was
how the Dutch, the French, and the British come to India to tender their goods. The British were the most permanent people who owned most parts of our country. Entry of the British, the Mughal Emperor Jahangir was the first king to allow to establish their trading center in India. The first center was set up in the year 1608. Surat in Gujarat, followed by other in China, Kolkata, Mumbai, and a few cities of Bihar and Bengal. The East India Company was set up in years in London. The president of the then Queen, the Queen of England, to administer their trades in India. The politics situation in India was very पहले हम क्लास में लगा चुके हैं इसे। and operated. एक मिनट बेटा रुको, आप रुको रुको रुको। मुझे रीड करने दो आपके लिए यहाँ से। रीड 3 कर रहे हैं सर ने। These trading centers were called companies. इन ट्रेडिंग सेंटर को बुलाते थे कंपनीज। These companies bought India spices, cotton, textile and other materials which were sold at a higher price in Europe and America. तो ये जो क्या करते थे, ये जो कंपनीज होती थी वो खरीदते थे इंडिया से मसाले, कॉटन, कपड़े, दूसरा मटेरियल खरीदते थे यूरोप में जाकर हाई प्राइस पे और अमेरिका में जाकर। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं सदी की शुरुआत में, पुर्तगीज वर रिप्लेस्ड बाय द कंपनीज ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस हु केम इनटू इंडिया। उसके बाद क्या हुआ जी, जो पुर्तगाली थे उनको रिप्लेस कर दिया गया, जो कंपनी यही बाद में इंग्लैंड से आई और फ्रांस से आई, उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया। Their trade flourished in India, attracting to others European to settle in India. बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई, फली फूली, और उन्होंने यूरोपियन लोगों को इंडिया में वो सेटल करने का मौका दिया। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो लिख रहे हैं, देखिए एक मिनट, वन मिनट। ये कौन है बच्चा, ये उल्टे काम क्यों कर रहे हो आप? हाँ जी, this was how the Dutch, the French and the British came to India to trade their goods. The British were the most prominent people who colonized most part of the country. देखिए
इंडिया में पुर्तगाली आए, सर सहज को देखना फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, डच आए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो कंट्रोल किया व्यापार जिनका सबसे ज्यादा बड़ा फूला वो थे जी ब्रिटिश, इंग्लैंड वाले। उन्होंने पूरी कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। ठीक है जी। ये वास्को डी गामा का सी रूट है जब भी यूरोप से चले 1898 में, 1498 में। देखिए यहाँ से ये है जी पुर्तगाल, पुर्तगाल से वो सीधा पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर लगा के यहाँ से होता हुआ फिर वो इंडिया यहाँ पहुंचा। ये है उसका सी रूट इसका जी वास्को डी गामा का। वो सीधा यहाँ से नहीं आया, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो ऑरेंज कलर का है उसको घूम के पूरा चक्कर काट के आया, वो इंडिया में पहुंचा था यहाँ से। अब है जी अर्ली एंट्री इन द ब्रिटिश ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों की एंट्री होना इसके अंदर। अनमोल आप पढ़ो बेटा, ये पढ़ दो, बंगाल तक पढ़ दो आप। क्या हो रहा है? मैं ही पढ़ता हूँ, आप बोलो ना कोई भी। अपने आप को म्यूट कर लो सारे बच्चे, म्यूट कर लो अपने आप को, रहने दो आप, मैं ही रीड करूंगा आपके लिए। एंट्री ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों की एंट्री कैसे हुई? The Mughal Emperor Jahangir was the first king to allow the British traders to establish their trading centers in India. अनमोल अपने आप को बेटा म्यूट कर लो। म्यूट कर लो सारे। हेलो हेलो जो मुगल बादशाह था जहांगीर, वो पहला राजा था मुगलों का जिसने अंग्रेजों को अपना इंडिया के अंदर व्यापार चलाने के लिए सेंटर खोलने की परमिशन दी थी। द ब्रिटिश सेंटर वाज सेट अप, द फर्स्ट सेंटर वाज सेट अप इन द ईयर ऑफ 1608। जो पहला सेंटर बनाया गया था वो 1608 में बनाया गया था। कहाँ पे? एट सूरत इन गुजरात, सूरत में बनाया गया था गुजरात के अंदर। Followed by others in Chennai, Kolkata, Mumbai and a few cities of Bihar and Bengal. उसके बाद जो दूसरे सेंटर बनाए गए वो बनाए गए जिस चेन्नई में, कलकत्ता में, मुंबई में और दूसरे शहरों में जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, तो यहाँ पर भी सेंटर बनाए गए थे। अब है जी ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेट अप इन द ईयर 1600 इन लंदन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में बनाई गई थी, पूरे 1600 के अंदर लंदन में, विद द परमिशन ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। किसी परमिशन से बनाई गई थी बेटा? वो बनाई गई थी इंग्लैंड की रानी थी, उसकी परमिशन से बनाई गई थी। टू एडमिनिस्टर्स देयर ट्रेड इन इंडिया, कि वो परमिशन दे कि हम इंडिया में अपना ट्रेड या व्यापार शुरू कर पाए। द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया वाज वेरी वीक देन। इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी बहुत ज्यादा कमजोर थी। दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिश टू बिल्ड फोर्स एंड सेट अप आर्मीज इन देयर ट्रेडिंग सेंटर्स।
ये एक बहुत बड़ा मौका था किनके लिए, अंग्रेजों के लिए, कि वो इंडिया में आकर अपने किले बनाए। किले बनाने के बाद उन्होंने यहाँ पर आर्मी रखी, अपने ट्रेडिंग सेंटर के अंदर भी फौज रख दी उन्होंने अपनी। दे क्लेम्ड दे वर डूइंग सो टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेडिंग सेंटर्स। उन्होंने ये क्लेम किया, ये कहा कि हम अपनी ट्रेडिंग सेंटर को बचाने के लिए हम किले बना रहे हैं, अपनी फौज खुद रख रहे हैं। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में क्या था, दे वर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ टू एस्टैब्लिश देयर रूल्स इन द कंट्री। वो तो अपने आप को तैयार कर रहे थे इंडिया के अंदर अपना रूल एस्टैब्लिश करने के लिए, अपना शासन स्थापित करने के लिए इंडिया के अंदर। आगे है जी नंबर, नेक्स्ट पैरा है ये, सिराज उद दौला द नवाब ऑफ बंगाल। ये बंगाल का नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। वाज अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ फॉरेस्ट फोर्ट्स अराउंड द ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। वो बिल्कुल खिलाफ था कि जो अंग्रेज अपने किले बना रहे थे अपने ट्रेडिंग सेंटर के चारों ओर इंडिया में। He insisted that the British should behave like traders and demolish their forts. उसने अंग्रेजों को मनाने की कोशिश की और ये भी कहा कि आप व्यापारी की तरह बिहेव करो, आप राजा ना बनो यहाँ पे आके, और अपने जो किले हैं उनको खत्म कर दो। जो ब्रिटिश थे who had become very powerful by then, अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके थे, उनके पास बहुत ज्यादा पावर आ चुकी थी अंग्रेजों के पास। Opposed the Nawab and waged a war against him in 757। देखिए अंग्रेजों ने नवाब का विरोध किया और उसके खिलाफ उन्होंने एक युद्ध छेड़ दिया 1757 में। This war was known as the Battle of Plassey। इस वार को हम बोलते हैं प्लासी की लड़ाई, प्लासी का युद्ध। It was fought under the leadership of रॉबर्ट क्लाइव। ये लड़ा गया जी अंग्रेजों की तरफ से, उनका ना आर्मी का जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है जी, ये है रॉबर्ट क्लाइव जिसकी फोटो देख रहे हैं आप। The British defeated the Nawab and established the British East India Company in India after the war। अंग्रेजों ने क्या किया जी, नवाब को हरा दिया। नवाब को हराने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी कंपनी खोली थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। युद्ध के बाद द ब्रिटिश यूज्ड देयर डिप्लोमेसी एंड क्रिएटेड डिसयूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। देखिए यहाँ पर जो अंग्रेज थे बहुत ज्यादा उन्होंने दिमाग से काम लिया। पहले तो उन्होंने 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसके द्वारा उसने जो इंडियन राजे थे उनको आपस में लड़ाना शुरू करवा दिया, एक दूसरे की हेल्प करनी उन्होंने शुरू कर दी, और वो राजा धीरे धीरे कमजोर होते गए और अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती गई। उनको कभी किसी को जाति के आधार पर, किसी को धर्म के आधार पर लड़ाना शुरू कर दिया। They adopted the policy of divide and rule and ruled over the Indian subcontinent for the next 190 years। उन्होंने अंग्रेजों ने एक पॉलिसी बनाई थी बेटा जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल, यानी कि बांटो और राज करो। और इसी पॉलिसी के अंडर उन्होंने अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर 190 साल तक राज किया था अंग्रेजों ने। ये देखो कितनी बड़ी खतरनाक पॉलिसी उनकी। अब है जो डिससैटिस्फैक्शन अमंग इंडियंस। डिससैटिस्फैक्शन होता है जब संतुष्ट नहीं ना होते लोग, तब की बात है ये। द पीपल ऑफ इंडिया अंडरवेंट ग्रेट टर्मोइल ड्यूरिंग द 190 years ऑफ द ब्रिटिश रूल। जो 190 साल तक अंग्रेजों ने इंडिया में राज किया था, इसके बाद तो ये जो पॉलिसी थी इससे इंडियन बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे और वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको गुस्सा भी आता था भी वो क्या करें।
एक मिनट, मैं ना सिर्फ 1 मिनट होल्ड रखना। हाँ, यहाँ से सोशल कोजेज, सामाजिक जो रीजन थे इसके लिए वो है हैवी टैक्सेस वर लेविड ऑन द फार्मर्स, जो किसान थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। They were forced to grow cotton and indigo, a dye used to color cotton। देखिए वो किसानों को बोलते थे कि आप ना इंडिगो की यानी कि नील की खेती कीजिए, नील उगाइए अपने खेतों में। और नील किसके लिए यूज होता था? कॉटन को रंगने के लिए यूज किया जाता था। फॉर द कॉटन मिल्स इन इंग्लैंड, कि आप जी डाई बनाइए, इसके लिए हमारी जो मिल्स हैं इंग्लैंड में उनके लिए डाई बना हुआ है। बट वर पेड वेरी लिटल, उनको बहुत कम पैसे मिलते थे फॉर देम, इस चीज के लिए। द रॉ मटेरियल वर टेकन फ्रॉम इंडिया एंड द फिनिश्ड गुड्स वर ब्रॉट फ्रॉम। थैंक यू। जो मटेरियल था वो इंडिया से इंग्लैंड लेके जाया गया, कच्चा मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, कच्चा माल। और वहां से जो फिनिशिंग गुड्स थी वो इंडिया फिर वापस लाई गई बनाकर। एंड सोल्ड इन इंडिया, इंडिया में बेचा जाने लगा वो सामान एट हायर प्राइस, ऊंचे दाम पर। दिस पुश्ड इंडियंस टू पॉवर्टी, इससे जो इंडियन थे वो गरीबी में चले गए। ठीक है जी। अब है एक पॉइंट, यही पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद कल को रीड करेंगे। Indians artisans and weavers were affected by the flow of mill-made products from England। जो इंडिया के वो थे काम करने वाले, चाहे वो बुनकर थे, वीवर्स थे जो कपड़ा बनाने थे, वो बहुत ज्यादा इससे अफेक्टेड हो गए। जो मिल मेड प्रोडक्ट्स आते थे इंडिया में, दीज मशीन्स मेड प्रोडक्ट्स वर चीपर देन द इंडियन प्रोडक्ट्स। ये जो सामान होता था मशीनों का बना हुआ वो सस्ता होता था इंडियन प्रोडक्ट्स के मुकाबले। इंडियन इंडस्ट्रीज स्टार्टेड हैविंग हैवी लॉसेस, जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनको हैवी लॉस का सामना करना पड़ता था, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था उनका। हैड टू क्लोज डाउन, और उनको कई बार तो अपनी जो काम था वो भी बंद करना पड़ा। लाख्स ऑफ पीपल वर अनएम्प्लॉयड, लाखों के तादाद में लोग थे वो बेरोजगार हो गए। मोर ओवर द ब्रिटिश नाइदर अलाउड टू इंडियंस टू ओपन मिल्स एंड फैक्ट्रीज नॉर ट्रेड इन थिंग्स ऑफ देयर चॉइस। ना तो अंग्रेजों ने इंडियंस को कहा कि आप कोई मिल खोल लो, मिल भी खोलने की परमिशन नहीं देते थे, फैक्ट्री खोलने की परमिशन नहीं देते थे, और ट्रेड करने की परमिशन नहीं देते थे। इससे क्या हुआ, इंडियन जो इंडस्ट्री जो डाउनफॉल की तरफ चली गई। बेटा ये इतना ही है, कल को रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब मैं सिर्फ आपकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ, बोलना मत कोई बच्चा। जो शॉर्ट सेशन होते हैं, शॉर्ट मतलब बहुत थोड़े से बना होता है, सिंगल सीजन होता है, सीजन गया उसके बाद वो चला गया, कमेंट वो ही सिंगल सीजन। उसके बाद नेक्स्ट है लैब के रिजल्ट, इसमें क्या होता है कि जो रिजल्ट होते हैं जो बाकी चीजें होती है। डेटा चैप्टर को खुद रीड करना है, ठीक है जी। ये मैं क्लास अभी क्लोज कर रहा हूँ आपके लिए, ये खुद रीड करना सभी को।